अच्छा भाई, आप लोगों के साथ हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, एग्जांपल की थी, जिसमें हमने आपको प्रोपोर्शनैलिटीज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सिखाया। आज हम चाहेंगे कि आपके साथ थोड़े से और अच्छे सवाल जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को करवाए जाएं, इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस करवाए जाएं। तो मैं ज़रा पासिपर्स ओपन कर लेता हूं और आप लोगों को मैं ज़रा एक वर्कशीट दे देता हूं। नहीं, ये वो वाली है। तो हाँ, तुम लोग इसे दिखा। ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको सिखाया था कि देखिए, यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है, इफ आई लिस्ट देम डाउन ओवर हियर फॉर यू। देयर वाज वन व्हिच वाज v इक्वल u प्लस at. There was s equal ut plus half ad square. There was v square minus u square equal to as. क्वेश्चन चीज में थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट देता चलूं, थिंग्स आर नाउ डिफरेंट फ्रॉम ओ लेवल्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन बस डेटा देख के फौरन चीजें समझ में आएंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ अ क्वेश्चन, उसमें सिनेरियो क्या चल रहा है, और उसके बाद अपनी इक्वेशन को सिलेक्ट करना। इक्वेशन की सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका ये होता है, देखो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना, सी वो वेरिएबल इक्वेशन में होना चाहिए। अब अगर ऐसी दो इक्वेशंस हैं तो फिर अपने बाकी डेटा क्यों बनाया जाता है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो थोड़ी सी हिडन होती है, वर्डिंग्स के अंदर आपको लिखा जाता है, नंबर की फॉर्म में नहीं दिया जाता। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये बात एज अ वर्डिंग बताई गई है, नंबर्स में गिवन नहीं। इस क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं, ये एक इनिशियल आसान क्वेश्चन। Can on a particular railway, a train driver applies the brake of a train at a yellow signal, a distance of 1 kilometer from the red signal where it stops. कहने को इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी स्टेटमेंट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसमें दो इंफॉर्मेशन। उसने आपको जो बात बताई है यहाँ पे, उसने कहा है कि भाई इधर अगर आप देखें, एक येलो सिग्नल है और एक रेड सिग्नल है, जिसके दरमियान में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप मीटर्स में अगर लिखो तो 1000 मीटर्स का डिस्टेंस आपको यहाँ गिवन। इस स्टेटमेंट की एंडिंग जिस बात पे हुई, क्वेश्चन को समझते हुए, वेयर इट स्टॉप्स, रेड सिग्नल पे आके वो रुका है, इससे मुझे ये बात पता चल गई कि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये वर्डिंग्स में लिखी हुई थी बात, ये न्यूमेरिकल नहीं गिवन था आपको। अगर आप ऐसी सिर्फ नंबर ढूंढते हैं, नंबर्स क्या क्या गिवन है, you would have failed to understand that this was one of a hidden information. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना सीखो भाई, अदरवाइज काइनेमैटिक्स के सवाल आप नहीं कर सकते। फिर बोलता है द मैक्सिमम डिसेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.2, डिसेलरेशन इज 0.2, डेफिनेटली येलो से रेड की तरफ जा रही है। इफ इट्स डिसेलरेटिंग तो मेरे बच्चे आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो -0.2 लिखी जाए। उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, देखो उसने साइन अप्लाई करके तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें साइन अप्लाई करके उसने ये बात नहीं समझाई। उसने सिर्फ और सिर्फ ये बात बोली कि भाई डिसेलरेशन है, हमने खुद फिगर आउट किया, हाँ ए नेगेटिव लो। पूछता है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ये इसलिए बोला ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना जस्टिफाइड। आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ तब अप्लाई होती हैं जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द ट्रेन एट द येलो सिग्नल, कहता है येलो सिग्नल पे 8 मैक्स कितनी स्पीड पे हो सकता है। यके चुप अल्फाज में तुमसे बोल रहा है येलो सिग्नल पे मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है। उसने इनिशियल वेलोसिटी का कहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन द वे ही आस्क्ड, हमें इस बात को खुद इंटरप्रेट करना था। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द यू एट येलो सिग्नल, वो हमसे येलो सिग्नल पे स्पीड मांग। अब तुमने देखा कि यार व्हाट आई नीड इज द वैल्यू ऑफ यू, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए।
अच्छा, इत्तेफाक से इनिशियल वेलोसिटी तो इक्वेशन से आ सकता है, ये तीनों इक्वेशंस में, और ये तीनों इक्वेशंस गिवन भी होती है, ठीक है, गिवन टू यू गाइस इन योर पेपर। तो तुम्हें अगर वक्त के साथ वैसे तो याद हो जाएंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। लेकिन अब देखो, यू दिया, यू निकालना है, लेकिन दिया हुआ क्या, तुम्हारे पास क्वेश्चन में टाइम नहीं था, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड रिजेक्ट हो चुकी है, भाई इससे नहीं हो सकता सॉल्व। बचता है सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू। ये है तरीकेकार जिससे आप अपने आंसर को निकालने के लिए अपनी इक्वेशन फिल्टर करो। स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़ो, वर्डिंग्स में जो बातें लिखी हुई है उसको समझो, डेटा बनाओ, क्या निकालना है उस चीज को देखो, और उसके बाद जो गिवन है उसके लिहाज से इक्वेशन उठा दो। तो यहाँ पे जिस इक्वेशन से मुझे जवाब मिल सकता है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। वी 0 है बेटा, यू आपको चाहिए, ए माइनस 0.2 है और डिस्प्लेसमेंट है 1000 की। आप यहाँ पे u की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 400, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सही। तो अंडर रूट नेगेटिव का नहीं बन रहा हो, तुम लोगे अंडर रूट ऑफ 400, जिसमें u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास बेटा 20 मीटर्स पर सेकेंड, और आंसर हो जाएगा आपका। अब जो मैं समझाया था इस क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से देखो। ठीक है भाई, ठीक है, बेहतरीन है, शाबाश। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी मैं आपको भी कराऊंगा कल। इस इक्वेशन में, इस मेथड में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ताकि मैं उसे क्लियर कर दूं। शहजादे आपकी पहली क्लास में, तुम प्राइवेट हो, इससे पहले एस की क्लास ली, फिजिक्स की नहीं ली? अच्छा चलो, आज जो हम कर रहे हैं ना, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं काइनेमैटिक्स की। ओ लेवल्स तक काइनेमैटिक्स की तुम्हें से दो तीन इक्वेशन आती थी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी ये तीन इक्वेशन, क्वेश्चंस इन तीन इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन वो बॉडी जिनमें एक्सेलरेशन हो रही होती है उनके लिए ये तीन इक्वेशंस लगाई जाती है। तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हम डेटा पढ़ के इस बात को फिगर आउट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन लगा के उसका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना, वैसे मुश्किल चीज है, लेकिन कोशिश करना कि कुछ इंटरप्रेट कर सको। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इसी तरह से एक और सवाल पे चलते हैं। अ सिमिलर क्वेश्चन बट अ डिफरेंट थीम। जहां तक इसके रेफरेंस ईयर का ताल्लुक है, ये अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 11 का सवाल, अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 11। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ ये सॉल्व कैसे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लास में मेरे बच्चे आज कौन कौन सबसे यानी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है, जरा अपना नाम मुझे मैसेज कर दो, ताकि मुझे अंदाजा हो, मैं आप लोगों को एड्रेस करता रहूं। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग मेरे ख्याल से इससे पहले काइनेमैटिक्स पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को एज मच डिटेल एज पॉसिबल इसमें देता रहूँ। हाँ भैया, सवाल पढ़ लिया। अब सवाल को समझना सिखाता हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करें। देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है
न्यूमरल्स नहीं है। मैंने एक पहचान बताई थी, मैंने बोला जिस सवाल के अंदर तुम्हें वैल्यूज ना गिवन हो वो सवाल प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व हो। कोई चीज किसी से डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन चल रही जिसमें नंबर्स नहीं है उसमें तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी, रेशियो मेथड, डायरेक्ट इनवर्स कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब सवाल को समझते हैं कि इसने बोला क्या, पूछा क्या। बात शुरू होती है, इन ऑर्डर दैट द ट्रेन कैन स्टॉप सेफली इट विल ऑलवेज पास अ सिग्नल शोइंग अ येलो लाइट बिफोर इट रीचेस अ सिग्नल शोइंग अ रेड लाइट। ठीक है, पिछले वाले सवाल का ही एक एक्सटेंशन चल रहा है, समझ लेकर। ड्राइवर्स अप्लाई द ब्रेक एट द येलो लाइट, मतलब येलो लाइट से डिसेलरेशन शुरू हो जाती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन टू स्टॉप एग्जैक्टली एट रेड लाइट। वही पूरी थीम आई हुई है तुम्हारे पास। यू हैव अ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, रेड लाइट पे फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 होगी। ठीक है, तो डेटा बनता जा रहा है अब यहाँ कि भाई दिस इज फॉर एग्जांपल द येलो लाइट, दिस वाज द रेड लाइट। यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगी। अच्छा, वैल्यू नहीं है हमारे पास तो हम बस इसको ए बोल देते हैं, फिलहाल माइनस ए बोल देते हैं। माइनस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में इंटरप्रिटेशन रहे कि भाई ये डिसेलरेशन। कहता था डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड येलो लाइट इज एक्स। पिछली बार 1 किलोमीटर दिया, इस बार उसने वेरिएबल दे दिया एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अफान इतना सिंपल नहीं है ये क्वेश्चन, तसल्ली से देखना बेटा। अरीबा, यू कैन नॉट राइट -9.81 बिकॉज ऑफ वन रीजन। ट्रेन ऊपर से नीचे नहीं आ रही ना नीचे से ऊपर जा रही है, सही। तो वो ग्रेविटी वाला मामला नहीं है, ग्रेविटी इज नॉट स्लोइंग द ट्रेन डाउन। अगर ये ट्रेन हवा में फेंकी जाती तो -9.81 कंसीडर बंदा करता। तो इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, ये पटरी पे चल रही है और हॉरिजॉन्टल चल रही है। कहते हैं सवाल देखना, what must be the minimum distance between the lights? Minimum distance between the lights. डिस्प्लेसमेंट, मामला डिस्प्लेसमेंट का है। एंड के अंदर तुम्हें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो एस मालूम करनी। इफ द ट्रेन स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, ट्रेन की रफ्तार 20% बढ़ा दी गई। 20% बढ़ाना ऐसा हो सकता है कि अगर पहले यू था तो उसमें 20% ऐड कर दो। बेसिक ओ लेवल मैथ्स में आप ये चीज करते हुए आते हो। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 120%, 120%। यही बात पढ़ते हैं ना ओ लेवल मैथ्स में कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई 20% बढ़ा दिए हम, उसका मतलब हो गया ये 120% हो गया। सही है, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो कि भाई अब 120% हो गई है आपकी स्पीड। दोनों सूरतों से एक ही बात निकलेगी, 1.2 यू। मतलब जो भी इनिशियल स्पीड थी पहले आपकी, whatever it was, अब आपकी स्पीड उससे 20% ज्यादा है। कहता है अगर हम इनिशियल स्पीड को 20% बढ़ा दें तो अब रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा अगर डीसेलरेशन हमारी से। देखो एक बात ऑब्वियस है, अगर तुम्हारी इनिशियल स्पीड पहले से ज्यादा है तो मैं रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। सेम रेट पे स्लो डाउन हो रहे हो, 100% आप कह सकते हो कि भाई यू कैन नॉट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस, यू नीड अ लॉन्गर डिस्टेंस, यू आर फास्टर। या तो भाई ब्रेकिंग फोर्स बढ़ाते, अगर उसी फासले पर रुकना था जोर से ब्रेक लगाते तो रुक सकते। अभी तेज आ रहे हो तो उतने डिस्टेंस पे नहीं रुको, तो लाजिमी बात है जो एक्स होगा ये पहले से बड़ा ही होगा। अब कितना होगा ये सारा गेम है। अभी भी आपकी फाइनल यहाँ पे 0 होनी है, रेड सिग्नल पे आके। रेड सिग्नल अब थोड़ा दूर कर दिया जाएगा, यानी अब बताइए कम से कम कितना डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। और अब आपकी इनिशियल स्पीड 1.2 यू। 1.2 यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? 1.2 यू कैसे लिखा है मैंने? 20% बढ़ा के। इफ दिस u was like the 100%, इसमें 20% ऐड कर दिया मैंने, इट्स नाउ 120% ऑफ 120% में जब परसेंटेज का साइन हटता है डिवाइड बाय 100 करते हो तो ये हो जाता है 1.2 u। ये चीज हो जाती है आपके। दिस इज हाउ इट गोज। नाउ मैंने क्या कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी से उसे हल करो। क्वेश्चन के डेटा को देखते हुए मुझे इस बात का अंदाजा है, ये जो 3 इक्वेशंस में लिख के आया था अभी, v = u + at
और s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर एंड दस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। आई नो दिस फैक्ट, मुझे लगानी तीसरी इक्वेशन पर, टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो फिर मैं कुछ सोचता। अब थर्ड इक्वेशन में गेम देखो क्या होने वाला। मैंने थर्ड इक्वेशन रखी, मैंने बोला भाई v तो 0 ही था, तो u स्क्वायर हो गया माइनस 2as के बराबर। इस चीज को लिखते ही मुझे एक बात का एहसास हुआ, जब उसने बोला है कि आपकी एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन सेम है, तो ये -2a एज अ कांस्टेंट है तुम्हारी इक्वेशन के अंदर। इफ a इज कांस्टेंट तो ये कह सकते हैं हम कि u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अगर a इज कांस्टेंट, अगर a चेंज नहीं हुआ था, जितना ये पहले था उतना ही अभी भी, तो इनिशियल वेलोसिटीज का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन के अंदर। इफ इज नॉट चेंजिंग u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s। अब देखो यूनिटरी मेथड कैसे लगाता हूं। जब आप ये लिखते हो कि u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, तो आप कहते हो कि सर पहले जो आपकी इनिशियल स्पीड थी वो u थी, उस वक्त आपको डिस्टेंस लगता था x। अगर u की स्पीड पे डिस्टेंस रिक्वायर्ड था x मीटर्स, तो 1.2 u की स्पीड पे डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। सही, मैंने क्या करा फिर देख ली। मैंने इक्वेशन इस्तेमाल की अपनी ये वाली, मैंने v को रखा 0, इक्वेशन बच के आ गई u स्क्वायर इक्वल -2as। मैंने क्वेश्चन के अंदर देखा कि यार जिस यानी अगली बात के बारे में जो मुझसे पूछा जा रहा है उसमें a तो सेम है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, तो u स्क्वायर s से प्रोपोर्शनल हो गया। u बढ़ेगा तो लाजमी बात है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, लेकिन वो प्योर लीनियर नहीं था, u पे स्क्वायर लगा। मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 जो उस दिन करवाई थी, उसमें मैंने ये बात दिखाई थी, जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप प्योर लीनियर, इसी पे स्क्वायर लगा हुआ हो सकता है। और देखो यहाँ तुम्हारे पास आ गया सवाल, इनिशियल स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन कितना ज्यादा चाहिए होता है उसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगा। मैंने कहा कि भाई जिस वक्त स्पीड u थी, डिस्टेंस रिक्वायर्ड था x का, अभी 20% बढ़ गई, डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा कितना भाई, s लिख दिया मैंने उसको। और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का आप लोगों ने मेथड सीखा, u स्क्वायर इंटू s 1.2 u स्क्वायर इंटू x। वन पॉइंट टू यू के होल स्क्वायर को अप्लाई करो, सही, ये 1.44 u स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तुम्हारा नया डिस्प्लेसमेंट होगा 1.44 टाइम्स। हम जितना सीधा समझते हैं इस बात को, उतना सीधा होता नहीं है सवाल। ये पूरा क्वेश्चन 1 मार्क। अफान, तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुमने क्या मिस्टेक की थी क्वेश्चन के अंदर? तुमने समझा कि अगर स्पीड 20% बढ़ी तो डिस्टेंस भी 20% बढ़ेगा, बट दैट वाज नॉट द केस बेटा। सही है, आपने जब इक्वेशन लिखी और आपको जब ये पता था कि एक्सेलरेशन सेम है, अच्छा पता कैसे था, क्वेश्चन में लिखा था उसने कि भाई विदाउट चेंजिंग द डिसेलरेशन ऑफ द ट्रेन, उसने कह दिया था। उसने इसीलिए कहा था कि तुम प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते, अदरवाइज यू वुड हैव बीन एट अ डेड। 1 मार्क के लिए उसने आपका खून पसीना सब निचोड़ लिया। दिस इज वर्थ ऑफ 1 मार्क। हम तकरीबन ये नवा एमसीक्यू है ना, तो काइनेमैटिक्स के एमसीक्यू शुरू होते हैं तकरीबन, अच्छा ये एमसीक्यू में ना ऑर्डर से चलते हैं, पहले चैप्टर के आते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के आते हैं, फिर तीसरे चैप्टर के आते हैं। तो तकरीबन 5वें एमसीक्यू से काइनेमैटिक्स शुरू होता है और 10वें एमसीक्यू तक काइनेमैटिक्स जाता है। 10वें 11वें एमसीक्यू तक काइनेमैटिक्स के सवाल होते हैं। हाँ 5-6 एमसीक्यू है, छोड़ दो भैया, अगर सारे एमसीक्यू छोड़ने निकलोगे तो गए इस तरह से। लेकिन ये अभी बता रहा हूँ, काइनेमैटिक्स एयर्स फिजिक्स के मुश्किल तरीन चैप्टर्स में शुमार होता है, नहीं, और उसकी वजह है ये, और दूसरी वजह भी, जितना आसान काइनेमैटिक्स ओ लेवल में था,
उतना ही मुश्किल है इसमें, तफसील बहुत है उसमें। तो मतलब एक्सेलरेशन वाली बॉडीज आती नहीं थी ना, आती भी थी तो v = u + at आती। अब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, इसीलिए तुम लोगों को शुरुआत में ना इसमें बड़ी परेशानी हुई, बहुत घबराहट होती है। बोलता है ये तो तुम्हारा रिएक्शन नहीं है, ये हमारा भी था, हमने फर्स्ट टाइम किया था। 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा सर, तुक्का मार देंगे हम, 25% प्रोबेबिलिटी आंसर ठीक होगा हमारा, ये है ना 1 out of 4। तो भाई things are not as easy as you think they are. It's AS level now. See, and kinematics is one of the most difficult chapters, to be honest, one of the most difficult chapters of AS. Behral, jokes aside, this was a lovely question. आपके लिए ही होगा। Let me take a screenshot of this and paste it over there. कि आप लोग जब बाद में इसको देखें तो आपको अंदाजा हो सके कि हाँ कितना हसीन सवाल था ये। जिंदगी में ऐसी चीजों की खूबसूरती में देखो, मजाक नहीं कर रहा, देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। लेट मी शो यू वन थिंग, आई शोड दिस टू माय एस बैच एज वेल इन द मॉर्निंग। लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ A2। जस्ट लुक एट द ग्रेविटेशन। तुम ग्रेविटी पढ़ते हो, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तुम्हारा ग्रेविटी है, पता है? दिस इज ऑल ग्रेविटी, fields, planets, field strength graphs, the idea of potential functions, satellite motions, ये तुम्हारी, ये सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रेविटी चल रही है, हाउ ग्रेविटी वर्क्स, द एस्केप वेलोसिटी। यू ट्राई टू फिगर आउट मैं एक ऑब्जेक्ट को कितनी रफ्तार से अर्थ के सरफेस से फेंकूं कभी जिंदगी में लौट के, दैट्स एस्केप वेलोसिटी। यस, ऑर्बिटल मोशन, सैटेलाइट कितनी ऊपर रहती है, सही है, ये सारी चीजें, जियोस्टेशनरी, पोलर्स। Physics is interesting, my dear ones. It will take you a lot of time, maybe 10-15 years. After that, you'll realize. MCQ पे कितना टाइम लगाना है मेरे बच्चे? इसका कोई particular limitation नहीं है. There will be MCQs that are going to take like 10 minutes of yours, and there will be MCQs which will not take even a minute of yours. कुछ MCQs ऐसे हैं जो 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाए। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट्स, वो वोल्टेज, वोल्ट्स आ गए। कुछ चीजें बहुत क्विकली हो जाती, 1 मिनट में मैं ज्यादा बोल। आखिरी न्यूक्लियर फिजिक्स एमसीक्यूज बहुत हलवा होते हैं, 2 मिनट 1 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। कुछ एमसीक्यू जैसे इस तरह के टेढ़े मेढ़े आ गए, बर्बाद है। ऐसे एमसीक्यूज में मैं मशवरा देता हूँ कि जब लगे ना सवाल पढ़ने के बाद कि क्लिक भी नहीं कर रहा, 1 आध मिनट के बाद छोड़ के आगे जाना। इस एक के चक्कर में तुम आगे की जो आसान एमसीक्यूज थे जो तुम जल्दी कर सकते थे वो बर्बाद कर। हर पेपर में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, और ये उनमें से एक होते हैं। अब अक्टूबर नवंबर 10 पेपर 1-2 का एक एमसीक्यू, अक्टूबर नवंबर 10 पेपर 1-2। ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन, गिव इट अ रीड। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये दिखने में बहुत सीधा सा सवाल है, सॉल्व करते करते इसके मजेदार होने का अंदाजा होता है। सवाल शुरू होता है कि भाई अ मूविंग बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट्स x, y and z। इट मेक्स सेंस।
द डिस्टेंस एक्स वाई एंड वाई जी आर बोथ 40 मीटर्स। चलो ये बात उन्होंने बता दी, मैं साथ साथ इसकी डायग्राम बनाता चलूँ कि भाई ये मैंने एक लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो एक्स वाई एंड जी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है सारे, और 40 मीटर्स का गैप, एक्स से वाई भी 40 मीटर्स और वाई से जी भी 40 मीटर्स। कहता है द टाइम टेकन, द टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई इज 12 एंड फ्रॉम वाई टू जी 6। एक्स से वाई जाने में आपको 12 सेकंड लगे, वाई से जी जाने में आपको 6 सेकंड। एंड मेक सेंस एज वेल, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी तो शुरू में स्पीड कम थी इसलिए वक्त ज्यादा लगा, जैसे जैसे आगे ट्रैवल कर रहा था स्पीड बढ़ती जा रही थी, तो अगले 40 मीटर ट्रैवल करने में डेफिनेटली उसको कम टाइम लगे। कहते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना। अब सवाल देखो, ये मालूम करना है, इक्वेशंस कौन कौन सी दी है अपने पास, u प्लस ए टी थी, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर थी, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस लेके हम चले, ठीक। हमारे असासे के मुताबिक हमें ए चाहिए जो कि माशाल्लाह से तीनों में, ठीक है। जब ये देखा कि हमें गिवन क्या था एग्जामिनर की तरफ से, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम नजर आता, तो इस एतबार से कौन सी इक्वेशन हमारे काम आई, सेकेंड वाली इक्वेशन, कि भाई आपके पास एस और टी ये दो वेरिएबल्स गिवन कर रहा है वो, और ए मालूम करवाना चाह रहे हैं आपसे, तो हमें पता चल गया कि भाई इक्वेशन तो ये यूज करते हैं। भाई कॉमन सेंस हमें बोलता है कि सर आप एक्स से वाई की एक इक्वेशन बना लें, यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दें इसमें। हमने बोला लगा देते भाई, एक्स से वाई में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा u 0 नहीं है, सवाल में वाज़े लिख दिया गया था अ मूविंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी। तुम्हारे पास मेरे बच्चे x पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या थी ये नहीं पता, पर थी, इतना पता है, तो इसको जीरो नहीं रख सकते और अज्यूम भी नहीं कर सकते, ये अजम्पशन जस्टिफाइड नहीं है। बिला वजह कैसे बोल दूं, जब क्वेश्चन कह रहा है मूविंग बॉडी है, मैं यू को जीरो कैसे मान लूं, तो ऐसा कुछ अज्यूम भी नहीं करना भाई, ठीक है। तो भाई यू क्या है नहीं पता, यू को यू ही रहने दिया, 12 सेकंड का वक्त लगा है, E12 था रख दिया, हाफ ए 12 स्क्वायर 40 इक्वल्स 12u प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का हाफ हो गया 72a। तो आपके पास एक अदद इक्वेशन आ गई, 12u प्लस 72a इक्वल्स 40, और ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, दो अननोन है, u भी नहीं पता और a भी नहीं पता। जिसको मैथ्स आती है वो एक बात जान, जब इक्वेशन में दो अननोन्स होते हैं ना, तो दो इक्वेशंस चाहिए होते और वो साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाए, बेहतरीन है। तो हमने बोला उसने y टू z शायद इसीलिए दिया था, तो हमें एक इक्वेशन बनाते हैं y से z, लेकिन जैसे ही हम y से z की इक्वेशन बनाने जाएंगे हमें एक और मुसीबत का सामना, अगर कोई शख्स y से z की इक्वेशन बना और इस इक्वेशन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने की कोशिश करता है, उसे ये जो u है ये कुछ और रखना पड़ेगा। देखो y पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नहीं है जो x पे, हाँ ये है अक्लमंदी का एक बहुत बेहतरीन पेश कि जनाब आप y से z की बनाने में इस चीज में फंसे हो ना कि आपका u अलग होगा भाई, क्योंकि u क्या होता है, उस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी, उस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप y से z की जर्नी देखते हो तो जर्नी y से शुरू हुई है तो y की वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी जो कि डिफरेंट होगी। तो तुम अगर इक्वेशन बना भी लोगे तो तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन में u अलग अलग होगा, उनको तुम सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट कुछ नहीं कर सकते। मशवरा बेहतरीन है, बजाय y से z जाने के x से z बना ले, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी कि आपका u डिफरेंट, अब u आपका सेम। तो हमें यहाँ पे जो दूसरा काम करना है वो है हमें x से z की इक्वेशन बनाना, सही, ताकि u वाला जो इशू है वो हमारा रिजॉल्व।
एक्स से जी के लिए डिस्प्लेसमेंट 40-40 मिला लें आप, 80 मीटर्स का हुआ है। वक्त 12 सेकंड्स और 6 सेकंड्स 18 सेकंड्स का हो। अब 18 का स्क्वायर अपॉन टू, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है भाई, तेरा कैलकुलेटर से बता दो। 162 बताया गया। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये ठीक होगा। तो मेरे बच्चे, हमारे पास दो इक्वेशंस मौजूद, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। मैथ्स के अंदर आप जिंदगी भर ये करते हुए आए हो, सब्स्टिट्यूशन करके, एलिमिनेशन करके। आपको ए चाहिए था ना, उड़ाना यू। और जो नेक्स्ट लेवल चलता है, जिसको कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वो मेरे दिल के और नजदीक आ जाता है कि आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए। क्योंकि देखिए, एक पहली बात, ये एमसीक्यू, उसने आपकी आंसर शेडेड स्ट्रिप चेक करनी, कुछ नहीं देखना कि आपने उसे क्या रहेगा। तो आपके पास जब कैलकुलेटर है और आप कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस सॉल्व करना जानते हैं, तो सॉल्व कर दीजिए और बताइए यू और ए की वैल्यूज क्या आ रही है। यू की तो खैर हमारे काम की नहीं है, ए बहरहाल हमारा। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? डिवाइड बाय टू के बारे में कुछ पूछ रहे हो बेटा? 0.37। भाई ए की वैल्यू हमारे पास आई है 0.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एतबार से हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेटर पे साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो खैर लास्ट में देखना पड़ेगा। बट सजेस्ट यू एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन कैलकुलेटर। वो तुम्हें उसमें ना पूरा एक प्रोसीजर दिखा देंगे, और उसको साथ साथ फॉलो करते रहना, इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व भी कर देना। ठीक है भाई। जो कैलकुलेटर से कर रहे होंगे ना, उनको दो आंसर मिले होंगे, एक यू का मिला होगा, एक ए का मिला। यू का 1.11 आया होगा। जो एग्जामिनर इतना होशियार है, उसने 1.1 का ऑप्शन भी दिया, तो बच्चे को पता ही ना चले कि वो आंसर गलत निकाल के आया, वो उसकी यू की वैल्यू। वो उसने आपसे मार्क्स छीनने का ना पूरा इंतजाम किया वो। कैसा पाया आपने काइनेमैटिक्स? इंतहाई जालिम और इतने मजलूम हमने अपने आप को कभी जिंदगी में फील नहीं किया, जितने मजलूम हम अभी अपने आप को फील कर रहे हैं। मैथ हो जाती है, मैथ हो जाती है। देखो, अगर तुम एडमेस वाले हो ना, तुम्हें एएस में मैथ पता भी नहीं चलता। एडमेस वाले नहीं हो, थोड़ी चीजें नहीं यार। देखो, एडमेस पढ़ के ना तुम्हारे पास जो एक फायदा होता है तुमको, वो है तुम्हारा ब्रेन प्रोसेसिंग पावर बहुत ऊपर हो चुकी है। एएस मैथ्स नहीं पता चलती, डिफरेंट भी होगी तब भी पता नहीं चलती, तुम पिक जल्दी करते क्योंकि तुम मुश्किल चीज पढ़ चुके। वरना असल चीज जो है ना मैथ्स में, वो आती है ए टू के अंदर। ए टू मैथ्स है। हाँ हाँ हाँ। एडमेस वाला भी होता है ना, वो भी हथियार डाल देता है, बोलता है नहीं, ए टू मैथ्स, ए टू मैथ्स। बेटा 162 जो है ना, वो 18 का स्क्वायर अपॉन 2 करके आया। हमें याद है, हम एएस के अंदर ना, जब हम अपने लेवल में थे, तो हम बहुत फुल ना, मतलब भरम में घूमते थे। क्लास के अंदर एक अलग हमारा लॉट होता था, हम 3-4 दोस्तों का। हम एडमेस वाले थे, बाकी सब मैथ्स वाले थे। जब हमारे सर कुछ पढ़ाना शुरू करते थे, अरे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, वो बोलते थे तुम लोग चुप करके बैठ जाओ। वो कॉलेज की बात बता रहा हूँ, वो आगे हमें शीट देते थे, कहते तो सॉल्व कर लो। हम थोड़ी देर सर की बात सुनते थे ताकि रिफ्रेश हो दिमाग के अंदर, बस फिर था ना तो पास वर्ष। और फ्लेक्स करते थे अपने नॉन एडमिस वाले दोस्तों के ऊपर, हम लोग को ये नहीं आ रहा यार, वो नहीं आ रहा है। ए टू में हम उन्हीं में शुमार हो गए थे। ए टू के अंदर हम उन्हीं के साथ बैठते थे, बोलते थे यार सर क्या चल रहा है। कह रहे बेटा अब है मैथ असल तरीके की। ठीक है सर, कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे याद है अच्छी तरह, था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ए स्टार, लेकिन मैं ए टू के पेपर के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा।
A2 के पेपर के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे स्टार। और मैंने एएस का पेपर ना, मतलब एक तो होता है इंसान के अंदर ना एक ये अजीब सी होती है कि बिला वजह का वो चौड़ापन होता है, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने पेपर दिया था कि मैं डिस्टिंक्शन के लिए अपेयर करूंगा एएस मैथ्स। एएस मैथ्स में क्या मतलब मैथ्स के लिए ना, तो भाई आपका बिल्कुल इत्मीनान से साफ सुथरी हैंड राइटिंग के साथ बैठ के पेपर सॉल्व। अच्छा वो मेरा ख्याल से 1 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है P1, बहुत तेज गुजरता है। हमने शायद 2 सवाल किए होंगे और आधा घंटा गुजर चुका। उसके बाद हैंड राइटिंग गई इधर उधर, छोड़ो भाई हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग, पेपर करो। डिस्टिंक्शन के चक्कर के अंदर तुम्हें उसमें ये चीजें देखनी है। मतलब मैं लिटरली कोई क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं लिखता था एज वी नो दैट, इस लेवल पे आया हुआ था। अरे यार ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल स्टिल मुझसे एक और मिस्टेक भी हुई थी। मैंने P1 के साथ M1 ऑप्ट किया हुआ। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, नजीम हम साइंसेस के थे, तो M1 हम फिजिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते, और P1 हमारे लिए एडमेंस की वजह से आसान हुई भी थी। तो मेरे लिए ना एस बहुत इजी हो गया। A2 में दोनों चीजें मुश्किल आ गई थी, S1 भी और P3 भी। A2 वाज लाइक वेरी वेरी टायरिंग। आई रिमेंबर मैंने 2-3 महीने पहले एक वर्कशॉप अटेंड की थी बाय 2 टीचर्स, वेरी फेमस टीचर्स माशाल्लाह से, पाकिस्तान एंड कराची, शहाब याकूब एंड फर्रुख अहमद सिद्दीकी। इन 2 लोगों के मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, एंड इन दैट 3 hours of workshop I was like shattered and baffled। यार मैं तैयारी करके बैठा हुआ हूँ 2 या तेरे ख्याल से कुछ 1 महीने बाद यही है, और इनकी तरफ से आने वाला कोई सवाल मुझसे सॉल्व नहीं। मैं देखे यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपने। और मेरे दोस्त उनको उसमें ना शाप का या फर्रुख का था, वो हर करेक्ट आंसर पर एक चॉकलेट दे रहे थे। अच्छा ऑल्दो मेटू वाले थे लेकिन चॉकलेट चॉकलेट होती है। तो मेरे दोस्त मुझे गालियां दे रहे, अरे साले तेरे चक्कर में एक भी चॉकलेट नहीं मिली अब तक, एक तो जवाब सही निकालो। अब वहां बैठे हुए उस वक्त के साउथ शोर के बच्चे, केजीएस के बच्चे, वो सवाल आया 5 मिनट में सॉल्व, हम अभी समझ रहे हैं वहां पे जवाब दे दिया उन्होंने। इतनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग आई थी, अल्लाह माफ करे, वो अभी तक याद है मुझे। मेरे दोस्त उठ के चले गए, कह रहे तुझे बैठना है बैठ। मैं क्या करूंगा अकेले बैठ के, चलो। वो था भी कहाँ, रॉयल लुडेल पे था। उसके बाद निकल के हम कहाँ चले गए, भागता हुआ चले गए, हम घूमे फिरे। हमने किसी कैफे में बैठ के बर्गर वर्गर खाया, घर आ गए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, इंफीरियोरिटी फीलिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग यस। तो सारा भरम टूट गया ना आपका, आप अंधों में काढ़े राजे थे। क्वेश्चन को पढ़ो तो मैं सॉल्व करना सिखा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इटसेल्फ। सारा मेरे बच्चे जो 1.11 आंसर आया था ना, दैट वाज द आंसर फॉर इनिशियल वेलोसिटी। 2 वेरिएबल्स थे ना आपके यू और ए, तो पहला आंसर यू का था, दूसरा आंसर ए का था। आपसे एक्सेलरेशन पूछी गई थी तो आपने एक्सेलरेशन का आंसर दिया। सवाल समझे आप क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बॉल गिर रही है और इक्वेशन देख के लगता नहीं है एक बॉल गिर रही है। क्वेश्चन में कहा जाता है देयर आर 2 मार्कर्स m1 and m2 that are set up a vertical distance h apart। कहते हैं भाई द स्टील बॉल इज रिलीज्ड एट टाइम 0 फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस x अबव m1। m1 से x डिस्टेंस ऊपर वो बॉल रिलीज की गई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई द बॉल रीचेस m1 एट टाइम t1 एंड रीचेस m2 एट टाइम t2। मतलब m1 से जब बॉल गुजरती है उस वक्त टाइम था t1, और जब m2 से गुजरती है उस वक्त टाइम था t2। Which expression gives the acceleration of the ball? एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन चाहिए। अब देखें, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन डिजाइन करनी, इक्वेशन तो कोई ना कोई लगे। टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ए की एक्सप्रेशन डिजाइन करनी है, तो ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, एस इक्वल ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का हम इस्तेमाल करें। अच्छा अगर टाइम की इक्वेशन बनानी होती ना,
तो चीजें बड़ी सीधी होती। मैं अगर 0 से m1 तक की जर्नी देखता तो मैं डिस्प्लेसमेंट में रखता x, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो x के बराबर हुआ। मैं टाइम 0 पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जैसे पता अ स्टील बॉल इज रिलीज्ड, सही है। रिलीज का मतलब ये है कि इनिशियली वो रेस्ट पे थी, उसको रिलीज किया गया, अब वो स्पीड पकड़ना शुरू करे। तो यू हुआ आपका 0, उस चक्कर में टी भी 0, t0 बोल रहा हूं सर, वो मल्टीप्लाई हो गया पूरा फैक्टर 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की तो एक्सप्रेशन चाहिए, मैं यही लिख देता हूं उसे। वहां तक पहुंचने का टाइम था t1। ग्रेविटी आएगी लेकिन मैं वैल्यू थोड़ी रखूंगा, मुझे तो एक्सप्रेशन डिजाइन करनी है, तो मैंने एक एज ए वेरिएबल ही छोड़ दी। तो एक्सप्रेशन रह गई x इक्वल हाफ a t1 स्क्वायर। यहां से अगर एक बंदा क्या देखता तो बोलता सर आ तो गई एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन, 2 को उधर ले जाइएगा, t1 को नीचे ले आइएगा। दुख सिर्फ इस बात का है कि चारों में से किसी भी ऑप्शन में x नहीं है, so you have to get rid of your x। अब किस तरीके से? मसला वही भाई, जैसे अभी ये x to y y to z वाला मामला था ना, तुमने एक इक्वेशन बनाई थी x से y की, अगली x से z की बनाई ताकि तुम्हारी इनिशियल कंडीशन सेम रहे। यहां भी तुम यही होशियारी, तुमने एक इक्वेशन बनाई है टाइम 0 से m1 तक की, एक बनाओ टाइम 0 से m2 तक। उसमें जब आप काम करोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखी, डिस्प्लेसमेंट होगा x प्लस h के बराबर, u होगा 0, क्योंकि अब बात हो रही है बेटा पूरी जर्नी यहां से लेके एंडिंग तक, प्लस हाफ a t2 स्क्वायर। अब आप अगर देखो तो आपको एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन चाहिए थी, x तो इसमें भी आ रहा है लेकिन जान छुड़ाने का रास्ता है ना, मेरे पास x की एक्सप्रेशन तो है, इसको उठा के इसमें डाल दूंगा मैं, तो x हो गया मेरा एलिमिनेट इक्वेशन में से। तो मैं x की जगह लिख देता हूं हाफ a t1 स्क्वायर प्लस h इक्वल्स हाफ a t2 स्क्वायर। इससे आगे मेरे बच्चे आपने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस को थोड़ा रीअरेंजमेंट कर, बिल्कुल बेटा सा। तो आपने यहाँ पे आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे कीजिए, h को यहीं छोड़े रहने दीजिए, ये सारी चीज उठा के इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए, h इक्वल हाफ a t2 स्क्वायर माइनस हाफ a t1 स्क्वायर। आप इसमें हाफ a कॉमन ले लो, ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है, 2 को उधर लाके मल्टीप्लाई करो, हो गया 2h, और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को नीचे ले आओ, ये बन गया आपका सब्जेक्ट और आंसर हो गया आपका डी। और खबरदार अगर किसी ने ये बोला कि सर होल पे स्क्वायर लगा देते ना, बात तो वही है, बात कहीं से वही नहीं है। t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज कंप्लीटली डिफरेंट, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज कंप्लीटली डिफरेंट जी। से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट द सेम। होशियार है, ये फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। बदमाश इंसान। ये एयर था, मैं बताना भूल गया था, मई जून 12 पेपर 1-2। अरे ये तो मेरा वाला साल है, ये याद क्यों नहीं है यार? मई जून 2012 पेपर 1-2, ये तो मेरा पेपर था जो मैंने दिया। इतनी चीजें देखने के बाद तो मुझे लग रहा है मैंने यही किया होगा, मैंने बोला होगा बस काशन साहब यहां से आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा ट्रॉमा था कि याद ही नहीं रह रहा। ये मेरे ख्याल से मुझे इतना याद आ रहा है, शायद ये एक बहुत पुराना सवाल था कोई जो रिपीट हुआ था हमारे टाइम, ये बहुत पुराना सवाल था, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसी एक हल्की हल्की
फीलिंग आ रही है जैसे इसको वो था ना कि यार इसका शायद ये आंसर, वैसे ही मुझे भी था शायद इसका ये आंसर, शायद एक पुराना क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन 1990s के आसपास का शायद कोई सवाल हुआ होगा, वो रिपीट हो गया था प्रोबेबली, बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलो एक सवाल मैं तुम लोगों को और कराता हूँ, वो भी बड़ा प्यारा सवाल है, और उस सवाल का जो मजा है वो है कि उस सवाल को देख के आपको लगेगा ये तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 13 पेपर 11 पेज 227 में मिलेगा आप लोगों को। अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 11। इसको मैं पहले ही जरा यहां से उठा लूं कि इतनी जगह में सॉल्व होगा नहीं। तो भैया पढ़े पहले आप इस सवाल को, फिर हम आपको इसे सॉल्व करना सिखा दें। हमें भी यही लगता था, ये है ही नहीं है? नहीं नहीं, हमारे कुछ बादलों पे बैठे शहजादे जो है ना, उन्होंने एक आंसर दिया है जो सबसे ऑब्वियस है, वो नहीं है। नहीं मिला? अच्छा, जनाबे वाला क्वेश्चन कहता है an airplane travels at an average speed of 600 kilometers per hour on an outward flight and at 400 kilometers per hour on the return flight over the same distance. What is the average speed of the whole flight? मेरे बच्चों, एवरेज स्पीड का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा ही है, हमेशा से ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम ये फॉर्मूला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब मामला कुछ ऐसा है कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैसे? उसने प्लेन ने जो ट्रैवलिंग की है, जितना उसने जाने में ट्रैवल की, मैं डिस्टेंस को बोल देता हूँ डी, ये थी उसकी जाने वाली फ्लाइट, उसने मेरे ख्याल से आउटवर्ड फ्लाइट दी। वाओ, सही है। उतना ही ने अच्छा बना यार इत्तेफाक से, उतना ही उसने रिवर्स फ्लाइट के अंदर भी ट्रैवल, सेम डिस्टेंस। ठीक है, जाते हुए और वापसी आते हुए अगर आप टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो तो वो हो जाएगा 2D, जाना आना मिला लो, टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। मैं टोटल डिस्टेंस को लिख देता हूं भाई 2D। टाइम के लिए मेरे बच्चे आपने थोड़ी सी एफर्ट कर, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा था, ऑन एवरेज 600 या ऑन एवरेज 400, तो आउटवर्ड फ्लाइट के लिए आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ। आपके पास 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और जाने का टाइम था, लेट्स से मैं बोलता हूं T1, क्योंकि टोटल टाइम इज एक्चुअली द सम ऑफ
बोथ द टाइम्स ना, जाने आने का टाइम मिला लो, टोटल टाइम आ जाएगा। तो जहां तक जाने का टाइम है T1, तो वो बन गया D/600, मुझे T1 मिल गया। इसी तरह रिटर्न फ्लाइट की भी बात करें, जो रिटर्न फ्लाइट थी उसमें भी एवरेज स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर देखा जाए, तो भाई आप रिटर्न आए थे 400 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस ट्रेवल किया था आपने डी का, और टाइम इसको कहते हैं हम T2। तो T2 हो गया D/400। अब आपको मिलेगी आपकी एवरेज स्पीड। इसके लिए आपने करना ये है मेरे बच्चों कि आप डी को निकालें कॉमन और उड़ा दीजिए। कैसे? ये 2D इधर ही है, नीचे ब्रैकेट में 1/600 प्लस 1/400, और डी निकाल दीजिए साइड में कॉमन आउट। ये डी इस डी से हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास बचेंगे सिर्फ नंबर्स। तो योर वी एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2/1/600 प्लस 1/400। कितना आया वी एवरेज? 480। सवाल को दोबारा समझाता हूं मैं। एवरेज स्पीड सिंपल तरीके से नहीं निकली, इसकी का मसला ये था वो आना जाना, उसने दो मामला थे, और दोनों की कह लो कि आपने टाइम के थ्रू इस बात को फिगर आउट किया। आपने फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये कह दिया था ऑलरेडी कि भाई जितना डिस्टेंस आपने जाते हुए ट्रेवल किया उतना ही वापसी आते हुए भी किया। तो इफ आउटगोइंग डिस्टेंस वाज d, रिटर्न डिस्टेंस वाज आल्सो d, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 2d। जहां तक टाइम की बात थी, तो मैंने बोला भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि है T1 प्लस T2, जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम। T1 के लिए क्योंकि वो जाने का टाइम था, मैंने स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, और उसमें स्पीड रखी 600, डिस्टेंस d रखा, और टाइम को बोला t। और रिटर्न के लिए भी मैंने स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। इसमें एक्सेलरेशन कहीं नहीं थी, इसलिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई नहीं। v इक्वल d/t लगाया, स्पीड को रखा 400, डिस्टेंस ओवर टाइम रख दिया t। क्योंकि तुम्हारे बेसिक फॉर्मूले के अंदर T1 और T2 का सम चाहिए था, तो बेटा आपने यहां से क्योंकि T1 और T2 सब्जेक्ट बना लिए थे, आपने इनकी जगह उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि उस d से जान छूट सके। और जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपको d निकला कॉमन आउट, जो कि हुआ कैंसिल। बचे आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स, जिनको आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, एंड यू हैड द फॉर्मूला ऑफ value of V average, which was 480 kilometers per hour. We cool on that? That is it for today. इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कुछ सवालात इसके और करेंगे। जी अच्छा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों आप लोग भी अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।